हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने कंपनी रूल कंप्लीट कर लिया है और क्राउन रूल की भी एक वीडियो आ चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है लक्ष्मीकांत सीरीज़ की। तो आज हम क्राउन रूल को ख़त्म कर लेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने 1909 का जो एक्ट है वहां तक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करेंगे एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरी अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि यूपीएससी में इससे कैसे सवाल आया है। ठीक है, अभी 2022 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है यूपीएससी का, उसमें इस एक्ट में से क्वेश्चन आया और किस तरह से आया वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है, पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाता है। आल्सो नोन एज द मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो इस एक्ट को मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है बिकॉज मोंटेगो उस समय क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेल्मसफोर्ड क्या थे, वाइस रॉय थे इंडिया के। तो इस एक्ट के दौरान, ठीक है, 1917 में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इंडिया में वो इंट्रोड्यूस करेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि जो इंडियन पीपल की जो रिप्रेजेंटेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। तो इसने क्या किया, डिमार्केट कर लिया बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोविंसेस से आप क्या समझते हो, जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर होता है और हमारी स्टेट्स होती है। तो उस समय भी क्या था, एक सेंटर था एक, और प्रोविंसेस थे, मतलब जो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में, आप स्टेट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिमार्केट किया, अलग अलग किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है या सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे क्या करेगी, लॉ बनाएगी, मगर जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइज ही रहेगा और यूनिटरी रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि मेन जो सेंटर है वो पावरफुल रहेगा, जैसे कि अभी होता है। ओके, तो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे, पहले तो इन्होंने सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया। फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी दो तरह के सब्जेक्ट्स रखे। ठीक है, अंग्रेज ठहरे चालाक, वो सारी की सारी पावर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को थोड़ी ना देते। ठीक है, उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया कि कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी तानाशाही चलेगी और कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत इंडियन को राइट दे दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स रखे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रखे और रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे। ओके, अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कैसे सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे क्या कर रहा था, गवर्नर जो है वो लॉज बनाता अपने एग्जीक्यूटिव के साथ मिलके, अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलके, मगर वो रिस्पॉन्सिबल होता लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, मगर एग्जीक्यूटिव में अभी इतनी रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं थी। तो यहाँ पे जो है वो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मगर जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे गवर्नर की तानाशाही चलेगी, मतलब अंग्रेजों की तानाशाही चलेगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे गवर्नर अगर कोई लॉ बनाता तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, आपके पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में ये नोट आपको नहीं मिलेगा, ये आपको स्पेक्ट्रम में या जो हमारी हिस्ट्री की बुक है मॉडर्न इंडिया की, एनसीईआरटी की, वहाँ पे आपको मिलेगा। बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ताकि आप अभी से इसको पढ़ लो। ठीक है, और इजली वे में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक सर्विस, प्रेस, इरिगेशन और फेमाइन रिलीफ। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे रिवेन्यू, जस्टिस, पुलिस, ये सारे के सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखे गए, जहाँ पे गवर्नर की तानाशाही चलती, वो कोई भी रूल बनाता तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था। ठीक है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या क्या रख दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रख दी, एजुकेशन रख दी, पब्लिक हेल्थ रख दिया, एग्रीकल्चर रख दिया। ठीक है, जो वो सब्जेक्ट्स रखे जो इतने काम के ही नहीं थे। ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता था कि इंडियंस पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कैसी होगी इंडियंस की, उनसे अंग्रेजों को क्या मतलब था। ठीक है, तो जो मेन जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो उन्होंने अपने पास रखे, और जहाँ पे उनकी तानाशाही चलती, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में थोड़ा जो है वो गवर्नर जब लॉ बनाता तो इनको पूछ लेता। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, इस जो डुअल टाइप ऑफ गवर्नेंस जो आई, इसको क्या कहा गया, डायरकी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। देखो 1919 के एक्ट से ये इंट्रोड्यूस हुई थी। कैसे याद रखोगे, देखो ये 2 बार है ना, 19 और 19 2 बार है तो डायरकी, ठीक है, 2 बार है 1990 तो डायरकी हो गया, ठीक है। सो ये जो टर्म है वो डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड डायरची से, जिसका मतलब था डबल रूल। हमने डबल गवर्नमेंट में पढ़ा था किसी एक्ट में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं कि कौन से एक्ट में डबल गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आंसर दोगे इसका, ठीक है। मगर ये जो सिस्टम था कि जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, ये अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज इंडियंस को आप बोल सकते हो कि जो मेजर पावर उनको चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन भी कंट्री में पहली बार आए, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ जो पहली बार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बार हो रहा है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी भी पहली बार जो चीज़ें होती है वो याद रहती है, आपको पता ही है। मगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, पहली बार बाइकैमरलिज्म आया और डायरेक्ट इलेक्शन भी कंट्री में आई। बाइकैमरलिज्म क्या हो गया, देखिए जैसे अभी होता है अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। सो क्या हुआ, इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर से। यहाँ पे एक अपर हाउस था मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसको आप अभी राज्यसभा बोलते हो, है ना। और लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अभी हम लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसी एक्ट से आया, देखो 1919 के एक्ट से आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आती है बात की जो मेजोरिटी है बोथ मेंबर्स की, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और जो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स है, ठीक है। और उसमें से 3 क्या बोला कि 3 उसमें कौन होंगे, इंडियन होंगे, मगर जो कमांडर इन चीफ है वो इंडियन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर में वो इंडियंस को कहाँ देंगे, मगर जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। और उसमें से 3 इंडियंस होंगे मगर कमांडर इन चीफ वो जो है वो इंडियन नहीं होगा। और इस एक्ट ने और क्या किया, इसने एक्सटेंड कर दिया, क्या एक्सटेंड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल है। देखो मैंने 1909 के एक्ट में आपको बताया कि क्या हुआ था, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रिंसिपल है वो अपनाया गया था, ठीक है। सो अभी अंग्रेज कहाँ रुकने वाले थे, ठीक है, इन्होंने डिवाइड और रूल करना ही था, तो इन्होंने 6 को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए गए। इंडियन क्रिश्चियंस को कर दिया, एंग्लो इंडियंस को कर दिया, यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया। मतलब ये कंसेप्ट वो खींचते ही गए, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे जो है इलेक्शंस की बात की गई है, डायरेक्ट इलेक्शंस की, मगर उसका फायदा क्या था, जब जो वोट देने का अधिकार था वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को ही था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, टैक्स था, या वो हायर एजुकेटेड थे, ठीक है। अब इंडियंस जो है उस समय कहाँ इतने ज़्यादा लोग पड़े हुए थे, ठीक है, जो किसान वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो पीजेंट थी वो तो इसमें वोट दे ही नहीं पाते, ना तो उनके पास प्रॉपर्टी थी ना ही टैक्स थी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत कम ही लोग थे जिनको मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी, टैक्स या जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। और इन्होंने एक और इस एक्ट के अनुसार एक और चीज़ हुई, इसने क्रिएट किया एक हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे एम्बेसडर होते हैं ना किसी किसी कंट्री के लिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी एक्ट में आया, ठीक है। तो इसने क्रिएट किया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंदन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन जो है वो हाई कमिश्नर को दे दिए गए, ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1926 में सेटअप हो गया फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो गया, इसी एक्ट के बेसिस पे हुआ। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुआ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। सो गाइस आपकी बहुत शिकायतें रहती है कि मैम डेली लेक्चर लाओ। देखो अगर आपने कभी वीडियो बनाई है तो आपको पता होगा कि एक वीडियो लाने में, ठीक है, अगर आपकी सिर्फ आधे घंटे की वीडियो बन रही है तो उसके पीछे 4 या 5 घंटे की लगातार मेहनत लगती है, उसके बाद ये वीडियो बनके और ये पीडीएफ बनके तैयार होती है, ठीक है। और अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। वेरएज मेरा मकसद ये है कि जो भी आपकी लक्ष्मीकांत में लिखा है वहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझा सकूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं ये सोचती हूँ कि आपको
मतलब बहुत सिंपल वे में मैं अपने जम्मू कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनको ये समझा सकूं। अगर उनको मैं इससे समझ आ रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे मैम आपका समझ आता है, सो बस यही मेरी उम्मीद है कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूं, मगर एक बहुत ही साधारण और सरल तरीके से करूं। बड़ी बड़ी लीगल लैंग्वेजेस तो मुझे नहीं आती हैं, मगर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ चुकी है वो चीज़ें एग्जाम में देखते हुए मैं आपके लिए लाती हूँ, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सको। देखो ये लंबा प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे कि एकदम से मैं लक्ष्मीकांत आपको इतनी बड़ी बुक पढ़ा दूंगी, तो वो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम आएगा, ठीक है, फिर आपने अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं, अगर आपने एक बार सारा कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। जो फ्रैक्शंस में यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे एक डिटेल्ड स्टडी हो रही है, ठीक है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली बार अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को क्या दिया गया, पावर दे दी गई कि आप क्या करो, अपना बजट खुद से बना लो, ठीक है। पहले सेंटर और प्रोविंसेस का बजट सेम हुआ करता था, तो फर्स्ट टाइम जो सेंटर और प्रोविंसेस का जो बजट है वो अलग हो गया, और प्रोविंसेस को बोला गया भाई अपना बजट आप खुद बना लो। और इस एक्ट ने 1919 के एक्ट ने किस तरह से काम किया है, इसको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा। क्या बोला गया, उसी दौरान बोला गया कि इसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा। स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब जो लॉ से, ठीक है, जो लॉ से अपॉइंट होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो साइमन कमीशन आया था वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन था या कैसा कमीशन था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक कमीशन आएगा, इस एक्ट ने पहले ही बोल दिया था 10 साल के बाद आएगा, मतलब 1919 में अगर ये एक्ट आया है तो उसके 10 साल के बाद कब आना चाहिए था, ये कब आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था, ठीक है। मगर आया कब था ये, 1927 में। साइमन कमीशन सबको पता है कितना हल्ला इसने मचाया था, ठीक है, लाला लाजपत राय और ये सब बातें हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा और वो देखेगा कि 1919 के एक्ट ने किस तरह का काम किया है, उसको इंक्वायर करने के लिए आएगा, ठीक है। सो ठीक है, सब लोग इंडियंस वेट कर रहे थे कि ये एक्ट आएगा, मगर उससे पहले आपके लिए आ गया है यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transfer subjects. Which of the following were treated as reserved subjects? अब आप मुझे बताओ, क्या आप यूपीएससी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो? बताओ आपका कॉन्फिडेंस अभी आपको ये एक्ट पढ़ने के बाद, क्या आपको कहीं भी ये मुश्किल लग रही है कि ये आपने पढ़ा नहीं है, यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा, ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू क्रैक इट, या कैसा भी है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोला गया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में जो फंक्शन था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको डिवाइड किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। यही तो मैंने आपको पढ़ाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब आप हमें मतलब यूपीएससी पूछ रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये तो बताओ, ठीक है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था रिजर्व सब्जेक्ट्स में, क्या लोकल गवर्नमेंट था, लैंड रिवेन्यू था, या पुलिस था, क्या था? देखो अगर आपको बताओ, सिर्फ आप कॉमन सेंस है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको दे दिया गया था, उन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डाला गया था, ठीक है। तो 2 जहां पे भी है ना उसको कैंसिल कर दो, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो खेल खत्म। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है जहाँ पे एक स्टेटमेंट वो मतलब ऐसे देता है कि बहुत आसान हो गया, आप पढ़ के परेशान हो जाओगे यार रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से थे, ट्रांसफर में कौन से थे, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपको पता है तो आपने इजिली वे में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से और बहुत नज़ाकत से आपने ये क्वेश्चन कर दिया है, और अपने लिए क्लैप करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, आपने यूपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो साइमन कमीशन की बारी आती है। भाई उन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद आएगा साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन का नाम तो नहीं दिया था कि कोई कमीशन आएगा और बताएगा कि 1919 के एक्ट ने क्या झंडे गाड़े हैं, ठीक है। मगर ये क्या हुआ, 2 साल पहले ही आ गया, ठीक है। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 साल बाद आएंगे, ये हम रखेंगे, ये रिफॉर्म आने चाहिए, मगर आ गया ये 1927 में ही। तो आए 7 मेंबर, ठीक है। देखो किस तरह से याद रखोगे, साइमन कमीशन है, स्टैट्यूटरी कमीशन है, और इसमें है 7 मेंबर, और ये इसमें जो चेयरमैन है वो कौन है, साइमन ही है, जॉन साइमन, ठीक है। साइमन कमीशन में है 7 मेंबर और ये स्टैट्यूटरी कमीशन है, और साइमन जॉन साइमन इसके क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। देखो 4 एस हो गए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एस से याद रखिएगा, 7 स्टैट्यूटरी, जॉन साइमन इज द चेयरमैन, और ये साइमन कमीशन 1927 में आया, ये भी याद रखिएगा, 1927 में आया, ठीक है। सब जगह 7 है, ठीक है। 2 साल पहले ही आ गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है। इंडियन लोग शॉक हो गए क्योंकि ब्रिटिशरों ने रॉक कर दिया। तो एक और शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ गई, एक तो ये 2 साल पहले आ गया और सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे वाइट ब्रिटिशर आ गए, ठीक है। सो सब पार्टीज ने क्या किया भाई, बायकॉट कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमारी बात हो रही है, हमें आप
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे दोगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाओगे, हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। मगर आपने क्या किया, जहाँ पे हमारी बात हो रही है वहाँ पे हमें नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी होने वाली हो या करा रहे हो घर वाले, मतलब सारी तैयारी कर दी और आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो ये हिसाब हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। और देखो इस जो कमीशन है ये हिस्ट्री में डिटेल में होगा। देखो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम, ये वही पढ़ रहे हैं जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो बहुत बवाल हुआ कि साइमन गो बैक और लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए उसमें और उनकी डेथ भी हो गई। और उसके बाद आपको पता है कि भगत सिंह के द्वारा क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इस साइमन कमीशन ने बहुत जगह मतलब बहुत पार्टीज के साथ बात करने की कोशिश की, मगर सब पार्टीज ने क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। बड़ी बड़ी पार्टी ने, छुटकू पार्टियों ने भी क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। और फाइनली इस बेचारे साइमन कमीशन ने खुद ही रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दी और जिसने क्या रिकमेंड किया, अबॉलिशन ऑफ द डायरकी। ठीक है, जो 1919 के एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसने बोला भाई खत्म कर दो इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसने बोला कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको और एक्सटेंड करो, मतलब जो प्रोविंसेस में आप जो मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इंडियंस को, उसको और बढ़ा दो। ठीक है, खुश कर दो थोड़ा इंडियंस को, ताकि आप थोड़ा और देर तक यहाँ पे रह सको। ठीक है, बोला कि फेडरेशन बना दो ब्रिटिश इंडिया को प्रिंसली स्टेट की। फेडरेशन क्या हो गया, हम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, आप जुट बोल सकते हो, एक यूनिट बना दो। ठीक है, देखो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिशर ने प्रिंसली स्टेट को बोल दिया था कि भाई तुम अपने रूल करो, हमें जो है रिवेन्यू देते रहना, मगर जो आपके इंटरनल अफेयर है, आप अपने जो राज्य के लोग हैं उनको मारो कुटो जो भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना रिवेन्यू आना चाहिए, मगर हम आपको छेड़ेंगे नहीं। प्रिंसली स्टेट को ये बोल दिया गया था। मगर इन्होंने क्या बोला, इस साइमन कमीशन ने बोला कि ब्रिटिश इंडिया, जो प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते हैं और जो प्रिंसली स्टेट है उनको एक यूनिट बना दो, एक इनकी फेडरेशन बना दो, एक मतलब एक जो होता है ना, मतलब एकता से, जो जैसे देखो फेडरेशन ऑफ स्टेट है अमेरिका में। ठीक है, उस भावना को समझो यहाँ पे। ठीक है, फेडरेशन मतलब एक यूनिट बना दो इसको। फिर बात आती है कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कहाँ छोड़ने वाले थे। ठीक है, ऐसे गंदे बीज इन्होंने बोल दिए थे। टू कंसीडर इट्स प्रपोजल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब इसके प्रपोजल के लिए के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी, जिसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिश इंडिया होगा, मतलब जो प्रोविंसेस की बात हो रही है जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी कंट्रोल में ही थी, मगर इंटरनल जो भी उनका कंट्रोल था वो खुद वहाँ के राजा रजवाड़े देखते थे, और इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, साइमन कमीशन की जो प्रपोजल थे उसके अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होगी और वहाँ पे कौन कौन आएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया आएगा जो प्रोविंसेस है, और इंडियन जो प्रिंसली स्टेट है वो आएंगे। ठीक है, और इन जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपना पार्ट लिया था। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हुआ, एक वाइट पेपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो है वो प्रिपेयर किया गया और सबमिट किया गया टू द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, एक वाइट पेपर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म क्या कर दिया गया, वहां पे प्रिपेयर किया गया इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अगेन मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि डिटेल में हम यहाँ पे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, वहाँ पे पहले में किसने पार्टिसिपेट किया, दूसरी ने किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी की, ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिए साइड वाइज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन फिर आ गया ये वाइट पेपर आ गया हमारा। ठीक है, फिर जो रिकमेंडेशन है इस कमेटी की, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट की गई। ठीक है, जो भी ये कमेटी जिसने भी ये किया, मतलब जो रिकमेंडेशन दी गई वो सारी की सारी कहाँ पे मानी गई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो भी चेंजेस थे वो सारे फिर वहाँ पे इंक्लूड किए गए। ठीक है, 35 के एक्ट से आने से पहले ही 1932 में क्या हुआ, एक और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ, दैट इज रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया, एक जो स्कीम है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटी को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम लाई गई, उसको बोला गया कम्युनल अवार्ड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा रामसे मैकडोनल्ड ने ये अनाउंस किया था 1932 में, और इन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए ये कंटिन्यू रहेगा, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाएगा। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे एक कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, अगर उनका कोई लीडर चुना जा रहा है तो वो कम्युनिटी ही उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट करेगी और कोई कम्युनिटी उसके लिए वोट नहीं करेगी। ठीक है, ये हो गया।
तो बेसिकली इंडिया में ये फूट डाल रहे थे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी को अपने अपने इलेक्टोरेट्स दे रहे थे। देखो कितने लोगों को दे दिया। और इन्होंने अभी बोला भाई ये डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, ठीक है। अब जो शेड्यूल कास्ट वगैरह थे उनको भी अलग इलेक्टोरेट्स देने की बात की जाने लगी, और ये पूरा का पूरा भारत को तोड़ रहे थे जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है। मगर गांधी जी को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए कि भाई ये हमारे हिंदू समाज को भी तोड़ने लगे, इन्होंने मुस्लिम भाइयों को तो अलग कर दिया, सिख्स को अलग कर दिया, मगर अभी ये हमारे जो हिंदू के जो डिप्रेस क्लास है इसको भी ये अलग कर रहे हैं। तो वो बेचारे डिस्ट्रेस हो गए या परेशान हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, वो अनशन पे बैठ के यरवदा जेल में जो पूना में थी। और आपको पता है उसके बाद फिर क्या हुआ, जो है BR अम्बेडकर जी के बीच में और कांग्रेस के बीच में एक पूना पैक्ट साइन हो गया, ठीक है, जिसके बीच में अम्बेडकर जी मान गए, क्योंकि गांधी जी की जो हालत है वो खराब हो रही थी, तो अम्बेडकर जी ने मान लिया कि नहीं लेंगे हम सेपरेट इलेक्टोरेट, और फिर कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए यहाँ पे मानी गई, ठीक है। जो रिजर्वेशन का आप कंसेप्ट समझते हो तो ये इन्हीं एक्ट से उभर के आया है, ठीक है, क्योंकि उस समय नीड थी इनकी। तो चलिए फिर बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपको पता है कि आधे से ज़्यादा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के प्रोविजन से ही लिया गया है। बहुत लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था, 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल थे। इसने फिर से बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी, ठीक है, जहाँ पे प्रोविंसेस और प्रिंसेस स्टेट को एज ए यूनिट कंसीडर किया जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी, मतलब वो एक यूनिट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसने सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में जो है वो कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया, और 3 लिस्ट बना दी, जैसे अभी हमारी होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस समय जो बनी फेडरल लिस्ट बनी, प्रोविंशियल लिस्ट बनी और कॉन्करेंट लिस्ट बनी, और इनकी अपनी अपनी आइटम्स प्रोवाइड कर दी गई जहाँ पे ये लॉस बना सकते थे। और बची बुची जो पावर थी वो कौन हैंडल करेगा, दैट इज वायसरॉय, ठीक है। सो फेडरेशन ये कभी भी, जो इन्होंने बोला था कि भाई ये इंडियन जो प्रोविंसेस है और जो प्रिंसली स्टेट है इनको हम एक साथ लाएंगे, ये कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उस केस में, बिकॉज प्रिंसली जो स्टेट है उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब राजे रजवाड़े अपने एरिया में राज कर रहे थे, उनका शासन चलता था, अब कौन चाहता था कि हम अपना जो राज है वो छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने बोला भाई हमें नहीं ये सब करना, फेडरेशन वगैरह बनानी, आप करो जो करना है, हम इससे दूर ही रहेंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन ने जैसा बोला था कि अबॉलिश कर दो डायरकी, तो इन्होंने इस एक्ट ने कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दी डायरकी, और प्रोविंसेस में डायरकी को इन्होंने अबॉलिश कर दिया, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। देखो 1937 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुई थी और बहुत सारी जगह पे जो कांग्रेस है वो जीत गई थी, और थोड़ी देर के लिए इन्होंने वहाँ पे रूल भी किया था, मतलब सरकार चलाई थी, मगर ये डिसकंटिन्यू हो गया था 1939 में। क्यों? बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, वर्ल्ड वार सेकेंड, और ब्रिटेन ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन से पूछे ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी जो है वो वर्ल्ड वार सेकेंड का पार्ट बन रही है या वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो इससे नाराज होकर जो जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया 1939 में, ठीक है। तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी थोड़ी देर के लिए, ये वहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आती है बात की इन्होंने भाई डायरकी जो प्रोविंसेस में है वो तो खत्म कर दी, मगर इन्होंने बोला कि जो सेंटर में है वो हम डायरकी इंट्रोड्यूस करते हैं, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट किया इन्होंने थोड़ा सा ड्रामा, मगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि बाइकैमरलिज्म क्या होगा, जो 11 प्रोविंसेस, देखो जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थी उस समय 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 6 में क्या आएगा, बाइकैमरलिज्म आएगा, अपर हाउस और लोअर हाउस आएगा, ठीक है, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे क्या आएगा, बाइकैमरलिज्म आएगा। फिर उन्होंने बोला भाई सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, विमेन एंड लेबर, ठीक है। अभी विमेन को भी इन्होंने क्या कर दिया, मतलब विमेन्स को भी अलग ये बनाना चाहते कि अब विमेन्स के लिए वोट भी विमेन करेंगी, ठीक है। अब ये डिप्रेस क्लास के लिए देखो पूना पैक्ट तो हो गया था, मगर फिर भी अपनी बाज नहीं आ रहे थे अपनी हरकतों से, और फिर से ये इन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1858 के एक्ट से, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे कुछ टीम ऑफ एडवाइजर यहाँ पे रख दी, और उसका जो काउंसिल है, अब काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और फ्रेंचाइज वोट देने का जो अधिकार है अब 10% जो टोटल पॉपुलेशन है उसको दिया गया, ठीक है। 10% जो टोटल पॉपुलेशन है उसको वोटिंग का अधिकार अब दिया गया। और आरबीआई भी इसी एक्ट के अनुसार जो है वो आप बोल सकते हो एस्टैब्लिश हुआ। और फिर इसने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इस एक्ट के अनुसार, कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो फेडरल में भी लाई, प्रोविंशियल में भी लाई। उसने बोला कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए, ठीक है। क्यों थी ये, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। और फेडरल कोर्ट भी 1937 में यहाँ पे
एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, मगर कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। सो अभी बात करते हैं हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। ठीक है, तो ये लास्ट एक्ट रहेगा। सो 1947 में, ठीक है, 20 फ़रवरी 1947 में ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लीमेंट अटली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जून 13 1948 तक जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से निकल के फरार हो जाएंगे। ठीक है, सो अब जब ये बात आई तो मुस्लिम लीग ने जो है वो थोड़ा सा बोला कि, थोड़ा सा नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें अलग कंट्री चाहिए। उन्होंने पार्टीशन की डिमांड की कि आप कैसे बोल सकते हो ब्रिटिश चले जाएंगे, पहले ये तो बता दो कि पार्टीशन होगा। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 3 जून 1947 को क्या हुआ कि दोबारा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद दोबारा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, मतलब जो 1946 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार होगी थी। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनके तैयार हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी हमारे इंडिया के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा डिक्लेयर किया 3 जून को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ये सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को लागू होगा इंडिया के जो इंडिया में मिलना चाहते हैं। जो इंडिया में मिलना नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान जो देश मतलब जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, वो जो पार्ट जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, अगर वो ये मानना नहीं चाहते तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सिर्फ उन्हीं पार्ट पे अप्लाई होगा जो इंडिया में मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी दिन, ठीक है, 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस समय वाइस रॉय थे इंडिया के, उन्होंने पार्टीशन प्लान को क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, और उस प्लान को क्या बोला, माउंटबेटन प्लान बोला गया। ठीक है, सो ये जो प्लान था, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हो चुके थे। मुस्लिम्स और कांग्रेस लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग ने इसको एक्सेप्ट कर दिया कि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो और ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो फाइनली जो है, एक सेकेंड, सो फाइनली जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इनेक्टेड हो गया, और इसके फीचर्स अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी, चलिए। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो अभी इंडिपेंडेंट और एक सोवरेन स्टेट बन जाएगा फ्रॉम अगस्त 15 1947 से। ठीक है, सो अभी अपने वो जो भी कानून वगैरह हैं, जो भी रूल करना है वो खुद से करेगा। ठीक है, सो इस पार्टीशन ने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को क्रिएट कर दिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान को। ठीक है, इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्यों, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, अभी जो गवर्नर जनरल रहेगा वो ब्रिटिश का ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली डोमिनियन मतलब कि वो अभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए लॉ नहीं बनाएगी, वो अपने लॉज अपने लिए खुद बनाएंगे। ठीक है, तो अब इनको जो इंडिया जो डोमिनियन बना और पाकिस्तान जो डोमिनियन बना, इनको पावर दे दी गई, भाई तुम्हारे पास अधिकार है, तुम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहना चाहो या ना रहना चाहो तुम्हारी मर्जी है, तुम बाहर भी निकल सकते हो, रह भी सकते हो, ब्रिटिश इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कौन कौन मेंबर होता है, एक तो ब्रिटिशर होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, वो कंट्रीज जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया था या रूल किया था। ठीक है, तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे वाइसरॉय की, तो उन्होंने जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय उसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, और ईच डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल बनाया, जो कि उसको अपॉइंट कौन करेगा, ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा, मगर किसकी एडवाइस पे, डोमिनियन की कैबिनेट की एडवाइस पे। देखो अभी कैबिनेट तो हुई नहीं थी क्योंकि इलेक्शन वगैरह हुई नहीं थी उस समय, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, कभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, कभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, और पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को मतलब पावर दे दी बोथ डोमिनियंस को कि वो अपने लिए लॉस बना सकते हैं जब तक कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता। ठीक है, अब और तो कोई कैबिनेट थी नहीं बिकॉज इलेक्शन तो हुई नहीं थी अभी, और इन्होंने बोला भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी लॉ अब ना ही इंडिया में और ना ही पाकिस्तान में एक्सटेंड करेगा, वो अपने लॉज खुद बनाएंगे। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया, वाइसरॉय का भी अबॉलिश कर दिया, और जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी थी, आप बोल सकते हो ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या थी कि ब्रिटिशर ने बोला था कि हम सुप्रीम हैं, चाहे वो प्रिंसेस स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो इंडिया की, हम सुप्रीम है और हम चाहें तो किसी भी स्टेट को अनेक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पैरामाउंसी जो
प्रिंसली स्टेट के ऊपर थी, और जो ट्रीटी थी विद ट्राइबल एरियाज के साथ, इन्होंने वो भी खत्म कर दी। भाई हम सब कुछ तामझाम छोड़ के जा रहे हैं, तुमने जो करना है करो, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को इन्होंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी कि प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे क्या की, आज़ादी दे दी कि भाई तुम पाकिस्तान में जुड़ सकते हो, इंडिया में जुड़ सकते हो, या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमने जो करना है करो, ठीक है। अब जो गवर्नेंस होगी, ठीक है, डोमिनेट की एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, मतलब कि जो गवर्नेंस, जो भी तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे चलेगी, वो किस तरह से चलेगी, 1935 के एक्ट के अनुसार चलेगी, जब तक कि उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। और जो ब्रिटेन के जो राजा थे, उनके जो मोनार्क थे, ठीक है, बेसिकली जो राजा थे, उनके जो विटो करने की पावर थी, ठीक है, जो विटो बिल्स की पावर थी, या जो रिजर्वेशन की पावर थी, वो किसको दे दी गई, अब गवर्नर जनरल को दे दी गई। बेसिकली जो भी मोनार्क की, जो उनके किंग की जो पावर थी विटो करने की, वो सारी अब किसके लिए रख दी गई, गवर्नर जनरल के लिए रख दी गई। अब उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं बची थी। सो अभी गवर्नर जनरल, ठीक है, जो गवर्नर जनरल जो अभी ब्रिटेन का ही था, ठीक है, तो उसको क्या बना दिया गया, नॉमिनल हेड बना दिया गया, जो कि किसकी एडवाइस पे एक्ट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करेगा, ठीक है। जो दोनों डोमिनेंट्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट कर रही थी, जो भी उनके मिनिस्टर थे, उनकी एडवाइस पे ही वो काम करेगा, अपने से या ब्रिटिश के हुक्म पे वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था, या रॉयल टाइटल जो भी था किंग ऑफ इंग्लैंड का, सारा खत्म कर दिया। बेसिकली सारा जो भी पहले उन्होंने तामझाम क्रिएट किया था, अब सारा कुछ खत्म ये लोग कर रहे थे, और उन्होंने डिसकंटिन्यू किया जो भी सिविल सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट होती थी उनके अनुसार, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी रिजर्वेशन रखता था पोस्ट के लिए, वो सारा भी खत्म किया। और उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी सिविल सर्विसेज में जो बंदे अपॉइंट थे, उनको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे, मगर अभी उनके अनुसार जो है वो इसमें जो है अपॉइंटमेंट नहीं होगी। मगर जो पहले के अपॉइंटेड हैं इंडिया के, जो है पहले ब्रिटिशर के लिए काम करते थे, वो अभी भी जो है सेम बेनिफिट क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे, और इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए जो भी उनकी टेरिटरी में आएंगे वो उनके लिए सर्व करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया डोमिनियन ऑफ इंडिया का, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बना दिया गया, पहले प्राइम मिनिस्टर, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमिनियन की, बिकॉज अभी इलेक्शन हुई नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही ये सब जो है वो देख रही थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगी, और आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और IG क्लासेस के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और साथ में मैंने अपने चैनल पर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो MCQ सीरीज़ है वहाँ पर स्टार्ट की है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।